आज हम इस रिवीजन की श्रृंखला में जो ज्योग्राफी में चल रहे थे, तो हम ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने एक थ्योरेटिकल जो पार्ट था जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी देखा। इसके बाद भारत के लिए भी जो भारत के संदर्भ में जो एग्रीकल्चर है, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जितना हो सका उनको हमने इस दौरान करने की कोशिश की। आज मैं आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को मैपिंग के आधार पर बताऊंगा कि मैपिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। तो वो चीज़ आज हम देखना है, जिसमें हम भारत की फिजिकल ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी के कुछ हिस्से को भी पढ़ लेंगे जो रह रहा था हमारा, तो उसको हम मैपिंग के आधार पर पढ़ेंगे, इसलिए लेके आए। तो सबसे पहले भारत के भौगोलिक विस्तार को देखें, आपको ध्यान रखना। तो भारत का भौगोलिक विस्तार अगर देखें तो ये इधर ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, और ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, ये है भारत का भौगोलिक विस्तार। इसको अगर अक्षांश और देशांतर विस्तार से देखें तो ध्यान रखना, भारत का सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ है 6.4 पे, उसका नाम है, आपको पता है, इंदिरा पॉइंट, है ना। सबसे दक्षिणतम पॉइंट है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट, तो वो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। और उत्तर में है इंदिरा कॉल जो यहाँ पर है, वो है 37 पॉइंट लगभग 37.6 पर है, 37.6 डिग्री पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर है। तो ये भारत का देशांतर विस्तार है, तो अक्षांश विस्तार है कि ये भारत है वो अक्षांश विस्तार में। और ग्लोब पर अगर आप देखोगे ग्लोब पर, तो भारत है मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश में आता है, और देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी देशांतर में आता है, ठीक है ना। तो भारत का देशांतर विस्तार है वो 6.4 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री और 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, अर्थात टोटल निकाल के देखेंगे लगभग 31 डिग्री तक फैला हुआ है भारत का अक्षांशीय विस्तार। जबकि इसके देशांतर विस्तार को अगर देखें तो देशांतर विस्तार है इसका, यहाँ से अगर यहाँ से देखोगे तो 68.7 से लेकर के और 97 मिनट डिग्री 25 मिनट यहाँ तक फैला हुआ है, अर्थात इसको निकालें हम तो लगभग 29 डिग्री के समथिंग भारत है उसका देशांतरीय विस्तार है। 29 जो है वहाँ तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अर्थात भारत की अगर लंबाई हम देखें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ज़्यादा है देशांतरीय विस्तार की तुलना में। अगर इसको आप देखें तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो आपको ध्यान है। दूसरी बात, जो भारत की मानक रेखा है, वो भारत की मानक रेखा मैंने आपको बताई थी कि मानक रेखा हर देश की होगी जो समय का निर्धारण करेगी। तो भारत ने अपनी मानक रेखा मानी वो 82.5 डिग्री मानी, और 82.5 डिग्री भारत की मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो अर्थात मैंने बोला था कि अगर जीरो से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो बढ़ता जाएगा, हर मिनट 4 डिग्री। तो 82.5 डिग्री ईस्ट का अगर हम गुणा करके निकालेंगे 4 मिनट से, तो लगभग 5 घंटे और 30 मिनट आ गए। तो हम लंदन में जो ग्रीनविच रेखा है उससे लगभग 5 घंटे 30 मिनट हमारे यहाँ टाइम आगे रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो इसका अगर देखोगे भारत में ये कुछ यूपी के बाद अगर देखोगे आप तो एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये थोड़ा सा ओडिशा को टच करते हुए निकलती है। तो 5 राज्यों में भारत की ग्रीनविच रेखा है वो निकलती है, ये ध्यान रखना। 5 राज्य हैं जिसमें सवाल यहाँ से सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना। ये 5 राज्य हैं, इनसे भारत की रेखा निकलती है। कौन सी ग्रीनविच रेखा, मानक रेखा है वो। फिर यूपी है, यूपी के बाद एमपी है। ज़्यादातर चीज़ों को आप जितना कोशिश हो सके मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करना। फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा अगर हम भारत में, आपको पता है भारत में होकर के कर्क रेखा और जाती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जो यहाँ होकर जाती है। जैसे गुजरात के बाद राजस्थान एमपी के बाद अगर आप देखोगे तो एमपी के बाद जाएगी छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के अगर बात जाएगी, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद ये जाएगी इधर 2 त्रिपुरा और मिजोरम में। तो 6 तो ये हो गए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल। 6 तो हो गए, और इधर से हो गए 2 TM, यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम। इन 6 राज्यों से होकर के मुख्य रूप से कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर के मुख्य रूप से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करेंगे, ये वाली सीमा तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये वाली सीमा, ठीक है ना। और अगर जलीय सीमा की बात करें तो भारत की ये वाली सीमा, अगर तटवर्ती सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। और अगर इसमें महाद्वीपों को भी देख लिया जाए, द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, जैसे अंडमान निकोबार की सीमा, इसकी सीमा को, तो टोटल 75 से 16 किलोमीटर भारत की ये हो जाती है। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा ध्यान रखने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी एग्जाम के, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ आपको पढ़नी है, इतना तो याद रखना ही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो हर चीज़ आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी, लेकिन सबको आपको मैं मैप के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
इसके बाद अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कर्क रेखा पर होगा, स्थलीय सीमा होगी। अब भारत की सीमा आपको पता है टोटल मिलाकर के इतनी हो गई। भारत के पड़ोसी देखो तो सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेश के साथ पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और उसके बाद दूसरा चीन पर, तीसरा पर हो गई पाकिस्तान पर, चौथा पर हो गई नेपाल पर, और पाँचवा पर हो गई भूटान पर, म्यांमार पर, पाँचवा पर, छठा भूटान पर, सातवां पर हमारी अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। और आपको बता ही दिया मैंने, दक्षिणम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट हो गया, उत्तरम पॉइंट है उत्तर में, वो हो गया कौन सा, इंदिरा कॉल हो गया। और इसके अलावा अगर बात करें हम पूर्वी पॉइंट की तो हो गई गोलमाथा जो गुजरात में है, और अगर बात करूँ पश्चिमी पॉइंट हो गया गोलमाथा, और पूर्वी पॉइंट हो गया हमारा केबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भारत का पूरा इसमें विस्तार होगा। अगर भारत के प्रमुख चैनलों को देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको ध्यान रखना। जैसे ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल है अगर आप देखोगे तो ग्रेट चैनल यहाँ मिलता है, यहाँ जो मुख्य रूप से इस अंडमान को किससे अलग करता है, इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल की मैं बात करूँ तो 10 डिग्री चैनल है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, जो अंडमान को इसके दक्षिणी पार्ट कार निकोबार से अलग करता है। इसके बाद 9 डिग्री चैनल की बात करूँ तो 9 डिग्री चैनल एरिया ये मुख्य रूप से मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करूँ तो ये मिनी काय को यहाँ पर मालदीप है, यह 8 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 9 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ लगभग 10 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से चैनल ये ध्यान रखा, इनका मिलान किया जाते हैं। तो 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री किससे लिया, अक्षांश विस्तार से। तो देखो ये अक्षांश विस्तार अगर देखेंगे तो यहाँ 6 है लगभग, तो यहाँ हो गया 8, और यहाँ हो गया 9, और यहाँ हो गया 10। तो भारत में 10 डिग्री से अलग होता है अंडमान निकोबार, और 8 डिग्री से होता है हम मालदीव से अलग होता है लक्षद्वीप, और मिनिकॉय, और मिनिकॉय से अलग होता है लक्षद्वीप किससे, 9 डिग्री से। मरकत द्वीप की अगर मैं बात करूँ तो अंडमान निकोबार में है। आदम ब्रिज की बात करूँ तो यहाँ पर है, ये तमिलनाडु में, और रामेश्वरम पंपन द्वीप पर है, ये भी यहाँ पर है। और पांडिचेरी की अगर पांडिचेरी पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, 4 क्षेत्र है इसके, पुदुचेरी और कराईकल है, ये तो है यहाँ पर, देखो ये देख रहा पुदुचेरी है ना, और ये कराईकल, ये तो हो गए आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। और यमन है, ये मिल जाए आपको यानम आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और महाए अगर महाए को देखा तो केरल में मिलेगा। इस तरीके से पांडिचेरी 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसके अलावा अगर बात हम लैंड लॉक मतलब वो देश है, मतलब वो प्रदेश है भारत के जिनकी सीमा न तो देशों से लगती है नहीं किसी समुद्र से लगती है। जैसे एक हो गया तमिलनाडु मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया हरियाणा, ठीक है ना, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया यहाँ पर तेलंगाना आ गया, पुराना नक्शा है यहाँ पर तेलंगाना हो गया चौथा, और 5वां देखें तो झारखंड। ये 5 ऐसे स्टेट है जिनकी सीमा किसी भी मतलब मुख्य रूप से नहीं लगती, तटवर्ती क्षेत्रों से नहीं लगती। अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा लगने वाली भारत के 17 स्टेट है ये एरिया, इनको आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय 17 स्टेट सीमा लगती है भारत की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, और विश्व में आप भारत है विश्व में क्षेत्रफल का भारत में टोटल विश्व के क्षेत्रफल का भारत लगभग 2.2% है। 7वें स्थान पर ऐसा है कि पहला पे आ जाएगा रसिया, दूसरा पे आ जाएगा चाइना, तीसरा पे आ जाएगा यूएसए, हालांकि कई बार यूएसए को दूसरा पे मानते हैं। और अगर देखोगे तो चौथा पे आ जाएगा कनाडा, 5वां पे आ जाएगा कजाकिस्तान, 6ठा पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां पे आएगा भारत। तो इनको एक बार देख लेना, यही भारत का 7वां नंबर है, तो भारत 7वें नंबर पे आता है। इसके बाद अगर मैदानी भारत में देखें प्राकृतिक भूभाग में, तो भारत का आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक भूभाग में मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र एरिया आपको पता है भारत का पूरा, ठीक है ना, ये पूरा मैदान है भारत का, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है पठारी, ये आपको पठारी क्षेत्र हो गया। तीसरे स्थान पर आता है पहाड़ी, तो आप देख सकते हो ये भारत का पहाड़ी एरिया हो गया पूरा, ये पश्चिमी घाट वाला पहाड़ी एरिया हो गया, यहाँ भी पहाड़ी एरिया हो गया, अंडमान निकोबार में पहाड़ी एरिया हो गया तीसरे स्थान। और उसके बाद आता है भारत में पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय मतलब थोड़ा हल्के होते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र भी मुख्य रूप से यहीं पर आते हैं तलवटी क्षेत्रों में। तो ध्यान रखना ये भारत का पूरा भूभाग है जो इसके अंतर्गत आता है, तो आपको इसमें क्रम से याद रखना है कौन सा पहले आता है इसको। इसके बाद आपको होता है डूरंड रेखा, ये एरिया यहाँ पर अभी आप ये मुख्य जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन है, ये एरिया मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से मैं मैप के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप बोले नहीं। तो मैकमोहन की बात करूँ तो मैकमोहन है, ये भारत की मतलब ये मैकमोहन रेखा है। और दूसरी बात करूँ मैं चीन के साथ है हमारी रेड क्लिफ की बात करूँ तो ये रेड क्लिफ रेखा है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ होती है। और शून्य की बात करूँ, शून्य मुख्य रूप से ये है त्रिपुरा, ये वाली जो त्रिपुरा के साथ है हमारी, और ये इसके साथ है त्रिपुरा वेस्ट बंगाल के साथ, मतलब वो मुख्य रूप से ये रहा त्रिपुरा और ये रहा मुख्य रूप बांग्लादेश। तो इसके अंतर्गत जो सीमा है उसको बोलेंगे हम शून्य रेखा। अब आपको देखना है कि कौन से देश से मतलब वो सीमा लगती है किस किस राज्य की किस देश से। तो सबसे पहले आपको पता है सबसे ज़्यादा लगती है हमारी बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से किसकी हो गई, एक हो गया वेस्ट बंगाल है ना, ठीक है वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा हो गया असम, और चौथा हो गया त्रिपुरा,
और 5 में हो गया मिजोरम। 5 ऐसे जो स्टेट है हमारे जहाँ से बांग्लादेश की सीमा लगती है, यह आपको याद रखना है एग्जैक्टली। चीन के साथ किसकी सीमा लगती है, तो ये हो गया एक तो यहाँ जम्मू कश्मीर वाला जो अभी ये क्षेत्र बट गया, आपको पता है लद्दाख हो गया यहाँ पर, और यहाँ हो गया कश्मीर। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे सिक्किम, और इसके बाद अरुणाचल। ध्यान रखना यूपी की सीमा और बिहार की सीमा चीन से नहीं लगती। इसके बाद नेपाल, पाकिस्तान से देखोगे, पाकिस्तान से हो गया आपका ये हो गया कौन सा, लद्दाख वाला, फिर ये कश्मीर वाला, फिर पंजाब वाला, राजस्थान वाला और ये गुजरात वाला। इसके बाद नेपाल से देखोगे तो नेपाल से हो गए कौन कौन से, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम, है ना, ये नेपाल से हो गए। पश्चिमी बंगाल की सीमा है वो भी लगती है नेपाल से, सॉरी सी यहाँ पर। इसके बाद म्यांमार की भी लगती है। तो इस तरीके से सीमाएँ हैं, ये भी आपको देखनी है, यहाँ से भी सवाल आने की संभावना रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, और अगर दक्कन पास जब भी आए, दक्कन पास मुख्य रूप से दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है दक्कन। और कोको स्टेट बोले हम, कोको जल संधि एरी, कोको जल संधि है यहाँ पर कोको द्वीप है म्यांमार के पास, और यह भारत का अंडमान निकोबार है, तो ये कोको जल संधि है, ये मुख्य रूप से इसको अलग करती है। तो कोको है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, जो मुख्य रूप से कोको द्वीप, और इसको अलग करती है अंडमान को। इसके बाद भारत का भौगोलिक विभाजन देखें हम, तो भारत के भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले आता है, भारत का भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले जो क्षेत्र है वो आएगा आपको पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन सा है, पहला होगा पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा होगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तीसरा मैदानी और तटीय क्षेत्र। तो इनको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें, तो अगर मैं पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपसे बात करूं, तो ये जो क्षेत्र है सारा वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है। जैसे ये वाला क्षेत्र, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र में आएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो पर्वतीय क्षेत्र में आपको पता है सबसे पहले हिमालय, लेकिन हिमालय के 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हिमालय का भाग आएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का सबसे पहला भाग है, और ये ध्यान रखना हिमालय के ट्रांस हिमालय 4 भाग ध्यान रखना, जैसे जितना पहले आएगा वो इतना ही ज़्यादा ये आएगा, ये ट्रांस हो गया। इसके बाद आएगा ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, और इस तरीके से हिमालय में ऐसा आएगा, इनका सिक्वेंस है वो इस तरीके से ध्यान रखना। तो पहले ट्रांस हिमालय, ये हिमालय में सबसे पहले निर्मित अपसादी चट्टानों से बना हुआ है। शामिल श्रेणियाँ कौन कौन सी इसमें, ये सबसे ध्यान रखना। ये चीज़ यूपीएससी और पीसीएससी के लिए आपसे पूछी जाती है, तो ये मैपिंग का ध्यान रखना है आपको। जैसे सबसे ऊपर आती है आपको काराकोरम, उसके नीचे आती है लद्दाख, फिर आएगी जास्कर और फिर आएगी कैलाश। ये मतलब एक अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ टू साउथ आपको जमाना है, तो पहला पाएगी काराकोरम, दूसरा पे लद्दाख, तीसरा पाएगी जास्कर और चौथा पे कैलाश। ये मुख्य रूप से जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें अगर देखोगे तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत K2 पाई जाती है, और लद्दाख के अंतर्गत रागापोसी है, वो सबसे बड़ी श्रेणियाँ इसके अंतर्गत पाई जाती है, इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ है कि ग्लेशियरों को, इसमें ग्लेशियर भी बहुत पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे बड़े से छोटी की ओर चलें, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, उसके बाद हिस्पर है, उसके बाद बेपो है, फिर वोल्टेरा है और चोंगलुंगमा है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है। इसके बाद अगर आपको देखें तो ये मुख्य रूप से इसमें जो नदियों का ओरिजिन होता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, सतलज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ होती है, यहाँ से होती है ये लगभग लगभग। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ऐसे चली जाती है, और सिंधु ऐसे जाती है, और सतलज ऐसे आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको एक इसमें ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ब्रह्मपुत्र ये चली गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है ना, एक नक्शा में। और सिंधु ये चली गई, ये आ गई, ठीक है ना, और सतलज है और ये चली गई, ये आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से इसका मैप है। और अगर देखें तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर क्षेत्र इसमें आता है। अगर की श्रेणियों को देखें उत्तर से दक्षिण, तो मैंने बताई था कि ये हो गई काराकोरम, ये हो गई लद्दाख और ये हो गई जास्कर, फिर कैलाश। इसको मुख्य रूप से जब ये मैंने बताया था कि ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर महान हिमालय आएगा, तो इन दोनों के बीच में इनको जोड़ने वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं सचर जोन, जो इनको ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो क्षेत्र पड़ेगा, सॉरी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो क्षेत्र पड़ेगा उसको बोलेंगे सचर जोन, ठीक है। इसके बाद आते हैं हिमालय पर्वत के दूसरे पार्ट पर, जिसे बोलते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय। ये हिमालय का मूल हिमालय पर्वत इसको बोलते हैं नॉर्मली, जो हिमालय का ग्रेट हिमालय से चालू होता है। ट्रांस हिमालय उसका पूर्ववर्ती भाग माना जाता है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर के माने जाते हैं दोनों क्षेत्र हिमालय के। इसके बाद अगर इसमें आगे देखें हम, ये हो गए यहाँ तक। अब हिमालय पर्वत को देखते हैं। तो हिमालय पर्वत के अंतर्गत अगर देखें तो आपको पता है सबसे पहले इसमें एक बृहद हिमालय आता है ट्रांस हिमालय के बाद। तो बृहद हिमालय की अगर मैं देखूँगा तो ये बृहद हिमालय हो गया पूरा, ये यहाँ से बृहद हिमालय हो जाता है, इधर से यूँ थोड़ा सा ये नीचे आ जाता है, थोड़ा सा और नेपाल से होकर जाएगा, ऐसे ये बृहद हिमालय हो गया, जैसे इसमें मैप के थ्रू दिख रहा है। इसमें आपको सबसे ध्यान रखना है बृहद हिमालय में इसका विस्तार है नंगा पर्वत, ये जो नंगर पर्वत,
ठीक है। नंगा पर्वत से लेकर नामसा पर्वत पर, ये नामसा पर्वत है जो अरुणाचल प्रदेश में है। नंगा पर्वत है ये कश्मीर में है। यहाँ से लेकर के इसका विस्तार है। यहाँ मुख्य रूप से बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं वो हिमालय के इसी भाग में पाई जाती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू हो, धौलागिरा हो, नंगा पर्वत हो। ये सीक्वेंस है इनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में। तो ये भी आपको अगर याद रखना है, क्योंकि सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है ना। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा भी नेपाल में है, मकालू, धौलागिरा, नंगा पर्वत कश्मीर में हो गई, ठीक है ना। नंदा देवी सिक्किम में हो गई, है ना। इस तरीके से महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जो इसके, नंदा देवी सॉरी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ये आपको दिख रहा होगा मैप के थ्रू। तो ये है, ठीक है। इसी दौरान इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्रे भी पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, जिसमें बोरजिल दर्रा। दर्रा का मतलब होता है पहाड़ के बीच में छोटा सा कटा हुआ एरिया जो उसका रास्ता देता है, निकल जाता है एक तरह से, तो उसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई ये पहाड़ है बहुत ऐसे फैला हुआ है, लेकिन इसमें ये कोई एरिया कटा हुआ है बीच में जो रास्ता बना दे रहा है, तो इसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो दर्रा है तो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे दर्रा पाया जाता है बोरजिल और जोजिला दर्रा, जो दोनों कश्मीर में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बोरजिल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ पर है? कश्मीर में, ठीक है ना। बारालाचा और सिपला जो दर्रा है वो आपको पता है सिक्किम में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। और थागला जो दर्रा है वो मुख्य रूप से कहाँ पर है? थागला और जेपला, ये दोनों दर्रे हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ पर है? इसको हम देख सकते हैं, ये उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको एक तो ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें, इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा आपको ये तो मुख्य रूप से ग्रेट हिमालय वाली बात है, जो ग्रेट हिमालय में चीज़ें पाई जाती है वहाँ पर है ये चीज़, है ना। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम थोड़ा सा, तो लघु ग्रेट हिमालय के अंतर्गत और 2-4 चीज़ें और पाई जाती है, उनको देखना। ग्रेट हिमालय में अन्य चोटियाँ में हो गई, लेकिन ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं ग्रेट हिमालय में देखने आपको। मिलान और गंगोत्री ग्लेशियर है, ये ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे ग्रेट हिमालय में क्या क्या चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ग्रेट हिमालय के अंतर्गत देखनी है। ये हो गया कि बृहद हिमालय के अंतर्गत, जिसे ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है ना। तो लघु हिमालय की मैं बात करूँ तो लघु हिमालय इसके बाद आता है। तो लघु हिमालय मुख्य रूप से पर्वत श्रेणियाँ, 4 पर्वत श्रेणियाँ इसमें मुख्य रूप से फेमस है। पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिब्बा महाभारत। पीर पंजाल है ये भारत में है, और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर दोनों भारत में, और नागटिब्बा महाभारत ये दोनों कहाँ पर है? ये देखना, इसमें देखने को मिलेगा आपको, ये दोनों मुख्य रूप से नेपाल में, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई है इसकी ये, और पीर पंजाल में स्थित है। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, झेलम और ब्यास नदियों के बीच में पीर पंजाल श्रेणी है, और झेलम और ब्यास नदी के बीच में है। और पीर पंजाल, यहाँ 2 दर्रे पाए जाते हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, है ना। अभी हम आगे दर्रे पढ़ेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। दर्रे में 2-3 चीज़ें हमें याद करनी होती है कि एक तो किस किस को जोड़ता है और एक कौन सी श्रेणी में पाया जाता है। तो पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है। महत्वपूर्ण जो अगर पूछ ले आपसे कभी कभी, तो महत्वपूर्ण जो दर्शनीय स्थल है वो मुख्य रूप से इसी हिमालय में पाए जाते हैं, लघु हिमालय में। जो कैसे पाए जाएंगे, जैसे ये हो गया हिमालय आपका ग्रेट हिमालय, इसके बाद ये हिमालय आ गया ये लघु हिमालय, इसके बाद ये हिमालय आ गया आपका शिवालिक हिमालय। तो ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ये श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर तो पाए जाएंगे कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल, ये और मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये तो पाए जाएंगे। और विभिन्न प्रकार की जो घाटियाँ हैं ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। और घास के मैदान, मार्ग और बुग्याल कश्मीर के फेमस है, ये आपको कहाँ पाए जाते हैं? बृहद हिमालय के, जो लघु हिमालय उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की अगर मैं बात करूं तो हिमालय का सबसे नवीन भाग इसको माना जाता है। ये मोलाबाद सबसे बाद में इसका वो हुआ था। और शिवालिक हिमालय है उसकी ऊंचाई बहुत कम है और इसमें बहुत ज़्यादा घाटियाँ पाई जाती है, वो सारी घाटियाँ इसी के अंतर्गत पाई जाती है। इसका विस्तार अगर देखें तो पंजाब के यहाँ से, पंजाब से लेकर के, ये अगर इसमें देखो आप तो ये पंजाब से लेकर के, यहाँ पंजाब के क्षेत्र से लेकर के और यहाँ तक ये मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है? शिवालिक हिमालय पाया जाता है। इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें विभिन्न प्रकार की चोटियाँ पाई जाती है जिन्हें पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं और शिवालिक हिमालय की पहाड़। पूर्वांचल की पहाड़ियों में आपको ध्यान रखना, पूर्वांचल की पहाड़ियों में आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो मुख्य रूप से, जैसे ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ये हो गई, यहाँ पर पाई जाएंगी ये पहाड़ियाँ सारी नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसमें एक होता है पटकई बम तंत्र। पटकई बम तंत्र है वो अराकॉन योमा पर्वत का ही भाग है। अराकॉन यामा मुख्य रूप से भारत और म्यांमार की सीमा पर पाया जाता है, इसका ही भाग है ये पटकई तंत्र। और इसी के अंतर्गत 3 तरह से इन पहाड़ियों की श्रृंखला है। कौन कौन सी है? पटकई बम वाली,
गारो, खासी, जयंतिया और लोसाई। अब देखो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है डफला, मिरी, अबोर, मिसबी। ये पाई जाती है अरुणाचल में पहाड़ियाँ। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और इनका सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पश्चिम से पूर्व की ओर है डफला, मिरी, अबोर और मिसबी। ध्यान रखना, डफला, मिरी, अबोर और मिसबी ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया इनका सीक्वेंस होना चाहिए, ये मेघालय में पाई जाती है। मेकिर और बरेल ये असम में पाई जाती है। त्रिपुरा में त्रिपुरा पाई जाती है। और ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ऊपर ऊपर पाई जाती है पटकईबूम, उसके नीचे नागा, फिर मणि और फिर मिजो। ये सीक्वेंस आपको भी याद होना चाहिए, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। नागा नागालैंड में, मणि मणिपुर में, मिजो मिजोरम में, पटकईबूम में, ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में पाई जाती है। तो इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिसबी है, ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ होंगी। और इनका सीक्वेंस ध्यान रखना, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। इसके अलावा ये मैंने बता दिया कि हिमालय है, उसके बीच बीच में जैसे 4 हिमालय हैं। जैसे एक ये हो गया, सबसे पहले हो गया ट्रांस हिमालय, इसके बाद आया मुख्य रूप से बृहद हिमालय, इसके बाद आया सब लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो देखो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाला जोन है, उसको बोलते हैं सतर्कत जोन। फिर इसके भी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और बृहद और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। इनसे ध्यान रखना, इनको जोड़ता कौन है, इनके बीच में कौन सा एरिया आता है, उससे भी सवाल पूछ लेते हैं। एक चीज़ और इसी बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भूल गया था भारत के मैप के साथ। भारत के मैप को ध्यान रखना, आपके सबके मैप लग रहा होगा, इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जितना हो सके नॉर्थ ईस्ट की जो राज्यों की राजधानी है ये पढ़नी है आपको अच्छे से, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और साथ में राजधानियों का सीक्वेंस देखना कि ईस्ट से वेस्ट पूछा जाता है कौन कौन सी है। जैसे मैंने अगर मैं पूछूँ कि वेस्ट से ईस्ट पे जाएँ, तो वेस्ट से ईस्ट में सबसे पहले त्रिपुरा की राजधानी आएगी, उसके बाद आएगी ये मेघालय असम की, उसके बाद मेघालय की, मेघालय के बाद आइजोल के बाद आएगी ईटानगर के बाद इम्फाल के बाद कोहिमा। तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए राजधानियों का। इसके बाद आपको ये कर्क रेखा के समीपवर्ती कौन कौन से शहर पड़ेंगे, ये ग्रीनविच रेखा के समीपवर्ती कौन कौन से शहर पड़ेंगे, ये आपको मैपिंग में याद रखना है। इसलिए आपको मैपिंग को एक नज़र से देखना है। ठीक है। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल मैप और ज्योग्राफी जो फिजिकल मैप है दोनों को लगा के हुए डेली देखना है किस तरीके से। तो जितना भी मैंने एरिया बताया, अब जैसे आप फिजिकल मैप देखोगे इंडिया का, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा था प्रमुख हिमालय वाला पार्ट है वो। इसके बाद आता है, आपको पता है हिमालय के अंदर का प्रमुख घाटियाँ है, जिसमें आप देखोगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी घाटी पाई जाती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में है मुर्गा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी और कश्मीरी घाटी। यहाँ के सवाल भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए याद रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश की घाटी है, जैसे लाहौल, सांगला, मालना, कांगड़ा। उत्तराखंड में घाटी है तो फूलों की घाटी, नैनीताल घाटी। और ये घाटी फेमस है, आपको पता है। यूथांग घाटी सिक्किम में है, नेवरा घाटी वेस्ट बंगाल में है, कम्बन तमिलनाडु में बहुत फेमस है। कम्बन तो अराकू भी आपको सुनी होगी, कॉफ़ी के लिए फेमस है अराकू घाटी। शांत घाटी साइलेंट वैली है, ये केरल में है। और जोखू घाटी ये नागालैंड में। ये घाटियों का भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो चीज़ है यही आपकी भारत की ज्योग्राफी के सवाल यहीं से क्वेश्चन पिक होते हैं। इसके बाद अगर देखें भारत में तो दर्रे आपको ध्यान रखना है। दर्रे में आपको ज़्यादा उसमें नहीं हो जाना है, 2 चीज़ याद रखनी है कि दर्रा कहाँ पर है। तो सबसे पहले काराकोरम दर्रा है, वो कश्मीर में है और ये भारत और लेह प्रांत को अलग करता है। भारत के लेह प्रांत को चीन से जोड़ता है कुल मिलाकर के। ये भारत चीन सीमा पर शामिल है और ये कहाँ पर है? कश्मीर में। अगिल दर्रा है, ये भी कश्मीर में है, जो चीन और कश्मीर को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा है, ये भी कश्मीर में है। ये किसको जोड़ता है? अगर मैं बात करूँ पीओकी वाले एरिया में, बुर्जिल आपको पता है जो श्रीनगर और गिलगिट पीओकी से जोड़ता है श्रीनगर को। ठीक है। ये मुख्य रूप से बुर्जिल दर्रा है। उसके बाद जोजिल दर्रा है, ये जोजिला दर्रा है। यहाँ से आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण जोजिला दर्रा बहुत फेमस है क्योंकि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है और भारत का नेशनल हाईवे 1D इसी दर्रे से होकर गुजरता है, जोजिला दर्रे से। ठीक है ना। इसके बाद आता है बनिहाल दर्रा, ये पीरपंजल घाटी में कश्मीर की घाटी को जम्मू से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा है वो हमको कश्मीर की घाटी को जम्मू से जोड़ने का काम करता है तथा जम्मू कश्मीर में है पर है। और ये सबसे फेमस ये है कि दुनिया भारत की जो चवार सुरंग है वो बनिहाल दर्रे के अंतर्गत ही बनाई गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हो गया कौन सा, ये एक होता है बाढ़लाचा दर्रा,
बारालाचा जम्मू कश्मीर और मुख्य रूप से हिमाचल की सीमा पर है। सिपकिला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ से सिपकिला दर्रे से एक नदी निकल के आती है, वो मैं बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले बारालाचा दर्रा की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से लेह मनाली हाईवे से गुजरता है, जो लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। लाहौल हिमाचल में और लद्दाख जम्मू कश्मीर में है, उसको लद्दाख वाले एरिया जो लद्दाख अलग से बन गया है, तो लद्दाख से जोड़ता है बारालाचा दर्रा, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, ये बारालाचा दर्रा से ये तो 2 रोड निकलते हैं। ये एक तो बारालाचा दर्रा कुल्लू को किससे जोड़ता है, कुल्लू से निकलता है मनाली से, और ये जाता है लेह तक, ठीक है ना। इसी बीच में लाहौल स्पीति पड़ती है इसमें, ठीक है ना। और लेह मनाली हाईवे भी बारालाचा दर्रा के अंतर्गत है। रोहतांग दर्रे की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने देखा होगा, ये है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है, ये मुख्य रूप से लेह मनाली हाईवे से इसमें भी होकर गुजरता है रोहतांग दर्रा में। ये हो गया रोहतांग दर्रा, और यहाँ आगे जाकर पड़ गया ये कौन सा, बारालाचा दर्रा। सिपकिला दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो सिपकिला दर्रा बहुत फेमस है, क्योंकि इसी सिपकिला दर्रे में से होकर के इंडियन नेशनल हाईवे 1965-62 में युद्ध हुआ था, तब यहाँ से चेक पोस्ट थी, उसको बंद कर दिया गया था उस टाइम। और यहाँ तिब्बत से जुड़ता है ये सिपकिला दर्रा। बारालाचा दर्रा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर में माना दर्रा, नीति दर्रा, और ये जम्मू कश्मीर में लेपुलेक, जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तराखंड में माना और नीति दर्रा है, उत्तराखंड में है। और लेपुलेक दर्रा है, ये उत्तराखंड में, लेकिन इसमें काली नदी आती है, जो काली नदी होती है उस लेपुलेक दर्रे से ही आती है भारत में। सिक्किम के जो दर्रे हैं उसमें ध्यान रखना है आपको, सिक्किम में दर्रे हैं वो नाथुला है, और नाथुला, जेलेपका, और ये हो गए। अब देखो इसमें कैसे, सिक्किम का ये दर्रा अगर इसमें होकर जाते हैं आप नाथुले में, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तो गंगटोक से ये तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है, ठीक है ना। और कौन सा, नाथुला। और एक है जेलेपला, ये जेलेपला सिक्किम से जाएगा भूटान की ओर, तो भूटान की राजधानी है काठमांडू, नहीं भूटान की राजधानी क्या है, उससे जोड़ता है, तो ये इसमें काम आता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है इसमें, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, अब तो सिक्किम में चला गया, और सिक्किम से तिब्बत की ओर सीमा पर चला जाता है। और ये हो गया नाथुला, ये मुख्य सिक्किम से तिब्बत वाली सीमा पर चला जाती है। अब आपको होगा ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। दर्रे में आपको ध्यान रखना है कि स्टेट में कौन सा सवाल, एक तो ये पूछा जाता है, और दूसरा किन 2 चीज़ों को जोड़ता है, ये भी सवाल आता है। इसके बाद ये जितने दर्रे दिख रहे हैं आपको, यांग दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा और चीन की सीमा पर है, ठीक है ना। दियांग दर्रा है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी होकर आती है। और डिपुर पास है, ये मुख्य रूप से भारत, म्यांमार और चीन की सीमा पर है, ठीक है। तो ये हो गए दर्रे पूरे। इसके बाद दक्षिण भारत की जो दर्रे हैं वो भी ध्यान रखना है आपको, जैसे थालघाट आपको देखा होगा, ये है बम्बई, इधर है नासिक, तो थालघाट जोड़ता है नासिक को, और बोरघाट जोड़ता है पुणे को, ठीक है ना। तो थालघाट, बोरघाट, ये दोनों पश्चिमी सह्याद्री, जो पश्चिमी घाट है उसका उत्तरी भाग को हम उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, जो अभी हम आगे बताएंगे आपको। इसके बाद जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पालघाट दर्रा, जो दक्षिण भारत में है। ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में है। जैसे इधर आ गई ये नीलगिरी की पहाड़ी, इधर आ गई अन्नामलाई, और ये तमिलनाडु वाला है, एक केरल है, और यहाँ पर इन दोनों के जो जगह हैं केरल तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है पालघाट दर्रा। ये भारत के प्रमुख दर्रे थे जो आपको याद रखने। अब इसको थोड़ा सा, ये तो मैंने दूसरे नोट्स थे मैपिंग वाले, अब थोड़ा सा मेरे नोट्स में से इनको देखते हैं। इसमें अगर देखें आप तो अगर देखो, अब मेरे नोट्स में आगे जाते थोड़ा सा, जैसे इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताया दर्रे, ये देखो, ये घाटियाँ मैंने बताई थी, डबला मेरी अबोर, ये इसमें नंबर से दबसा रखी, और गारो खांसी जयंतियाँ, ये घाटियाँ हो गई। इसके अलावा जो दर्रे में बता रहा था, ये दर्रे जैसे बुर्जिल दर्रा है, ये यहाँ पर है कश्मीर में, और जोजिला दर्रा है, श्रीनगर लोहे को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा है, ये चंद्रभागा नदी इसी बारालाचा दर्रे से आती है। सिपकिला दर्रा है, इससे सतलज नदी आती है। थागमान है, ये तीनों है, यहाँ पर मानसरोवर झील पड़ती है। लेपुलेक दर्रा है जो उत्तराखंड में है, उससे काली नदी आती है, और ये तीनों सिक्किम में। इस तरीके से मतलब इसमें मैंने दिखाया मैप के थ्रू, तो ये चीज़ एक देख लेना आप थोड़ा सा। इसके बाद मध्य हिमालय हो ही गया था हमारा। हिमालय के बाद अगर आप देखें, हिमालय का महत्व से संबंधित सवाल और आते हैं कई बार कि हिमालय का क्या महत्व है। तो हिमालय का महत्व देखो तो सबसे ज़्यादा हिमालय का जो महत्व है जलवायु महक है, क्योंकि एक तो उत्तरी जो एशिया साइबेरिया के एशियन वहाँ से ठंडी जलवायु, ठंडी धारा आनी चाहिए थी, क्योंकि भारत नियम के अनुसार तो उपोष्ण क्षेत्र में आता है, तो नियम के अनुसार वहाँ पर टेम्परेचर कम होना चाहिए था। लेकिन जो ठंडी धाराएँ आती, हवाएँ आती साइबेरिया से, उनको हिमालय पहले ही रोक लेता है, हमारे यहाँ आने नहीं देता। दूसरी बात, हिमालय है
वो मुख्य रूप से जो हमारा मानसून है, जैसे ये हिमालय है तो मानसून की अगर बरसात यहाँ मानसून की हवा जा रही है और इसको अगर हिमालय नहीं मिलता तो बरसात उत्तर में चली जाती, चीन में या तिब्बत में या कहीं पर। हिमालय की वजह से वो भारत में बरसात कर पाती है, इसलिए हिमालय का बहुत ज़्यादा महत्व भारत के लिए है। हिमालय के बाद भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र के बाद भारत का जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं हम उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर का विशाल मैदान को अगर देखोगे आप विस्तार को, तो उत्तर के मैदान विशाल का मैदान है यहाँ से लेकर, जैसे ये हो गया पठार क्षेत्र, इससे ऊपर भारत का जितना भी है मुख्य रूप से वो विस्तृत। दक्षिण में मुख्य रूप से अगर देखें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो हिमालय का सबसे निचली हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय भारत से लेकर के बीच वाला जो क्षेत्र है वो सब क्या होगा, उत्तर का विशाल मैदान है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जमा गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखें सीक्वेंस में, तो जैसे सबसे पहले अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो उसके जैसे शिवालय है, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। इसके नीचे जो मैदानी क्षेत्र आ गया वो पहले भावर होगा। भावर मुख्य रूप से शिवालय के जो तट पर मतलब उसकी तराई में होता है। और ये इसमें ध्यान रखना, पत्थर बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से जो नदियाँ पानी आएगी तो नदियाँ अंदर से निकल के चल जाएंगी, हमें दिखेंगे नहीं पानी कहाँ जा रहा है। तो वो हो गया भावर वाला एरिया। तराई वाला एरिया होता है, इसमें सबसे पहले जो नदियाँ मैदानी वाले आएंगी, तराई वाले एरिया में नदियाँ पहली बार दिखेंगी, पुनः प्रकट होंगी, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी होना चालू हो जाएगी। तो जो भावर वाले एरिया में पानी अंदर गई थी वो यहाँ पर ऊपर आ जाएंगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। इसके बाद बांगर वाला एरिया है, ये आपको पता है पुरानी जलोढ़ मृदा वाला होता है, मैंने बताया था। खादर नई जलोढ़ मृदा वाला होता है। रे जो बांगर एरिया में जो बाद में कुछ मिट्टी अपरदन होकर चली जाती है तो रे हो गया। भूड हो गई, डेल्टा नदियों के मुहाने पर हो। इस तरीके मैदानी भाग में यही क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर। तो इसमें देखते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र को। ये देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है, मैप पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार से में कई बड़े भाग है, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय पठार का बहुत बड़ा भाग है। तो इसमें देख सकते हो आप कौन कौन से आते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठारी भाग, उत्तरी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग और दक्षिण का पठारी भाग। सबसे पहले हम केंद्रीय उच्च भूमि की अगर मैं बात करूँ तो केंद्रीय उच्च भूमि में आ गई अरावली पर्वत श्रृंखला, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा और विंध्याचल। अभी आपको मैप में देखेंगे, इधर देखो, ये हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पर मेवाड़ का पठार हो गया और ये मालवा का पठार हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो देखो अगर आप देखना है इसमें, तो देखो अगर सबसे ऊपर देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई, उसके नीचे देखेंगे तो मालवा का पठार आ गया, उसके नीचे देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ गई, उसके नीचे देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आ गई। इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में नर्मदा नदी गुजरती है। फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला और पड़ती है ना, उससे गुजरती है तापी नदी। फिर इधर हो गया ये कर्नाटक का पठार, ये तेलंगाना का पठार, ये दंडकारण्य पठार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। छोटा नागपुर का पठार, ये राजमहल की पहाड़ियाँ और ये शिलांग का पठार, ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है पूरी। ठीक है ना। तो देखो अरावली की बात बताई थी, राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान को दो भागों में बांट देती है राजस्थान से। और चूँकि राजस्थान के ये जल विभाजक रेखा के रूप बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर इसके ये अरावली श्रृंखला है, इसकी इधर वाली नदियाँ आती है बंगाल खाड़ी में, इधर वाली नदी जाती है अरब सागर में। ठीक है ना। इतना ही नहीं, यहाँ से ये बरसात का भी राजस्थान में जो मरुस्थल रहने का कारण ये है कि जो यहाँ पर जो बरसात जाती है, यहाँ से जो मानसून बरसात जाती है उनको यहीं रोक लेती है, इधर जाने नहीं देती, इसलिए वहाँ पर बरसात नहीं हो पाती। और साथ ही मानसून के इस भाग से जो आती है हवाएं वो इसके समांतर गुजर जाती है, जो मैंने मानसून वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो इसलिए यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती। अरावली के बाद मेवाड़ का पठार है, ये इसके पास भी पड़ता है। मालवा का पठार को अगर हम देखें तो देखो मालवा का पठार है, ये मुख्य रूप से अगर देखें तो देखो इसकी उत्तरी सीमा है अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके इधर पाई जाती है बुंदेलखंड का पर्वत और नीचे पाई जाएगी इसमें विंध्याचल पर्वत। इन तीनों से घिरा हुआ है मालवा का पठार। और मालवा के पठार में जो नदी है केन, बेतवा और कालीसिंध नदी इसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्व में जो बेसाड़ से निर्मित मकान पठार है उसे मेवाड़ का पठार बोलते हैं, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद ये होगा जी। इसके बाद अगर हम आगे जाए इसमें, ठीक है ना, तो आगे जाए तो बुंदेलखंड के पठार में जाते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार ये हो गया। ठीक है ना। ये मुख्य रूप से यूपी एमपी में पाया जाता है। ठीक है ना। और ये परिणाम स्वरूप धात्विक खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम दिक्कत है, यहाँ नदी भी बहती है दो, केन और बेतवा, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है बघेलखंड, ये सोन रिहंद नदी इसमें प्रवाहित होती है। फिर आता है पूर्वी पठारी भाग। पूर्वी पठारी भाग में दो क्षेत्र है, एक तो छोटा नागपुर का पठार है, ये पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है,
छोटा नागपुर के पठार की अगर मैं बात करूँ तो छोटा नागपुर का पठार ऐसे दो भाग ऐसा है, ये बीच में से एक स्वर्ण रेखा नदी इसमें जाती है, ठीक है ना। स्वर्ण रेखा नदी छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर में उत्तरी पठार को, उत्तरी भाग को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं रांची का पठार, ठीक है, जो झारखंड में है, और हजारीबाग का जो मुख्य रूप से बिहार में, ठीक है ना। इसके अलावा आप इसमें चीज़ देखते होंगे कि ये रांची वाला पठार है, यहाँ से दामोदर नदी प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, ये आपको पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगी, इतनी चीज़ है इसमें। इसके बाद आता है, आपको पता है जैसे ये होगा छोटा नागपुर, इसके बीच में पड़ता है ये वाला जो बेसन है, ये बेसन होता है महानदी बेसन, जो रांची के पठार और दंडकारण्य पठार के बीच में है, ये महानदी बेसन है। और दंडकारण्य पठार 4 राज्यों में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। ये वाला ऐसे इधर हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, उसमें दंडकारण्य पठार है फैला हुआ है। और दंडकारण्य पठार से होकर के एक नदी निकलती है, उसका नाम है इंद्रावती नदी, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ऐसे बोलते हैं कि ये शिलांग का पठार है, ये इसी प्रायद्वीपीय भारत का ही एक टाइम भाग हुआ करता था, लेकिन इसको जो ब्रह्मपुत्र द्वारा नदी लाई गई है, एक खाई थी इनके बीच में, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यहाँ पर अवशेष बसा दिए गए थे, जिसे मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। तो मालदा गैप है वो मुख्य रूप से शिलांग पठार को छोटा, मतलब ये प्रायद्वीपीय भाग से, जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके भाग से अलग करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको विभिन्न प्रकार के अवशेष, पहले बहुत बड़े इनके बीच में कोई डिस्टेंस थी, बाद में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर प्रवाहित होती थी, विभिन्न प्रकार के अवशेष थे उनको यहाँ पर लाती थी और वो यहाँ आकर के उसने जमा कर देती थी। तो इस तरीके से उसने क्या किया, यहाँ मालदा गैप बन गया, और मालदा गैप है उस शिलांग के पठार को इस प्रायद्वीपीय भारत से या राजमहल की पहाड़ियों से अलग करता है। ध्यान रखना, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। ये हो गया, और आपको बताया उत्तरी पूर्वी भाग का पठार हो गया। इसके बाद ये गारो खासी जयंतियाँ है जो नागपुर के पठार में हो गई। ये शिलांग का पठार है, इसमें गारो खासी जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ पाई जाती है। और छोटा नागपुर का पठार है, ये मुख्य रूप से राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखें, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये मैंने इसमें से बता दिया। इसके बाद इसमें से कोई ज़्यादा चीज़ तो आपको है नहीं इसमें। इसके बाद आपको जो आगे जाना है वो इसमें ही देखना है। देखो इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम, तो अगर थोड़ा प्रायद्वीपीय पठार के थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखें तो ये गोंडवाना लैंड भूमि का भाग था, मैंने बताया था। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, ठीक है ना। इसकी उत्तरी सीमा ये है, मैंने बताई थी, अरावली पर्वत श्रृंखला, राजमहल। इसके भाग देखें तो मध्यवर्ती मैंने सारे अभी गणाई दिए, दक्षिण के पठार में मैंने गणाई दिए, और पश्चिम पठार के भाग ये हुई गए। अरावली पर्वत श्रृंखला मैंने बिल्कुल बताई दी, ठीक है ना। मालवा पठार बता दिया आपको, उसमें एक बार पढ़ लेना। बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया। छोटा नागपुर पठार बता दिया, ठीक है ना। शिलांग की पर्वत की बता दिया कि शिलांग को पर्वत को मुख्य रूप से राजमहल की पहाड़ियाँ थी, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग था, और ये मालदा गैप था। और मालदा गैप शिलांग के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। और ये मालदा गैप क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवशिष्ट हैं, उनको जमा कर दिया जाता है। शिलांग के पठार पर अगर देखें तो गारो खासी जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा ये इसमें मेकेर और रेंगमा भी आते हैं, लेकिन ये असम वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र है वो इसी मेघालय पठार में पाया जाता है। इसके अलावा सीक्वेंस देखना, ये मालवा पठार हो गया ऊपर, नीचे आती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग को बोलते हैं विंध्याचल परवड़ी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ होती है, उसके पश्चिमी भाग में है विंध्याचल पहाड़ी, मध्य भाग में है भांडेर की पहाड़ी, और पूर्वी भाग में है कैमूर की पहाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है, और इसका मैपिंग में जो ऊपर बताया वो भी सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। ये मैपिंग में आपको लिखा है मैंने छोटे छोटे इसमें चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो, ये हो गया विंध्यन, ये हो गई भांडेर, और ये हो गई कैमूर, ठीक है। और इसी प्रकार सतपुड़ा की पहाड़ी है, उसको भी मतलब उसकी भी श्रृंखला में इधर हो गया सतपुड़ा की, ये हो गई महादेव की, और ये मेघाल की। ये आपको ध्यान रखनी है, देखो, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें और लिख दिया है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसके नर्मदा घाटियों से प्रवाहित होती है। और इसकी जो कैमूर पहाड़ी है, कैमूर, यहाँ से आपको पता है सोन नदी निकलती है। और इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में विंध्याचल पहाड़ी ये इसके 3 भागों से मिलकर बनी है। ये इसके पश्चिम में, ये मध्य में, ये पूर्व में। पारसनाथ की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और इससे भ्रंश घाटी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, जिसमें देखो नर्मदा जाएगी इनके बीच में, ये जाएगी नर्मदा, ठीक है ना। ताप्ती जाएगी यहाँ इनके बीच में, ये तापी नदी जा रही है ना। अजंता और सतपुड़ा के बीच में होकर जाती है तापी, और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में होती जाती है नर्मदा।
और फिर बची कौन सी, दामोदर। तो दामोदर घाटी मैंने बताई दी। दामोदर घाटी है वो मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार में घाटी में फैलने वाली छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। और इनका श्रेणी आपको पता है पश्चिम से पूर्व, तो विंध्यन, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, ये रही ना, विंध्यन, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, ठीक है। और इसके बाद इसके बाद उत्तर से दक्षिण देखें तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रृंखली और जो नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद तापी घाटी, उसके बाद अजंता। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत की मैं बात करूँ तो ब्लॉक पर्वत है। इसके उत्तरी किनारे पर नर्मदा नदी, दक्षिणी किनारे पर तापी नदी बहती है। और इसका पूर्व से पश्चिम देखें तो पश्चिम में सतपुड़ा, मध्य में महादेव और मैकाल होगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है ना। और मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा के सबसे पूर्व में स्थित है, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। ये तीनों नदी मैकाल पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक इसकी जो सबसे बड़ी चोटी है, उससे ध्यान रखना महानदी निकलती है, ठीक है ना। इसके बाद दक्कन का पठार है, उसकी बात करें जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये दक्षिण के भारत में पाया जाता है। इसकी सीमा आपको देखी जाएगी मैप में, ठीक है ना। लावा निर्मित है, इसमें कई पठारी भाग पाया जाता है। दंडकारण्य पठार जो भी मैंने बताया था आपको। तेलंगाना का पठार जो तेलंगाना में प्रसिद्ध है। कर्नाटक का मैसूर पठार, और कर्नाटक के पठार की सबसे बड़ी चोटी है बाबा भूदान की पहाड़ी, इसी पठार में स्थित है कर्नाटक में। फिर तमिलनाडु हो गया, और ये पश्चिमी घाट का ये पूरा चीज़ हो गया। अब पढ़ेंगे हम इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, इतना देखना है पश्चिमी घाट में। देखो पश्चिमी घाट की अगर चीज़ देखनी है तो इस पश्चिमी घाट को, इसको बोलते हैं तीन, ये होता है पूर्वी घाट, जिसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ये इधर महानदी है, इधर गोदावरी है और इधर कृष्णा है। तो महानदी और गोदावरी के बीच में है उत्तरी सरकार तट, और गोदावरी और कृष्णा के बीच में है आंध्रा तट, और आंध्रा तट के बीच और गोदावरी से लेकर के दक्षिण तक है कोरोमंडल तट, ठीक है ना। इसके अलावा इधर ये हो गया मालाबार तट। इस मालाबार तट को भी 2-3 भागों में बांटा, उत्तरी सहाद्री, मध्य सहाद्री और निम्न सहाद्री, ठीक है ना, या दक्षिण सहाद्री बोल सकते हैं। इसको सहाद्री बोलते हैं, पश्चिमी घाट को सहाद्री बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सहाद्री और मध्य सहाद्री और दक्षिणी सहाद्री। ये मुख्य उत्तरी सहाद्री है, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। मध्य सहाद्री गोवा कर्नाटक वाला एरिया है, और दक्षिणी सहाद्री केरल वाला एरिया है, ठीक है ना। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है, तो दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो, इनका भी सीक्वेंस ध्यान रखना भाई लोगों। ये कौन कौन सा सीक्वेंस है, जैसे नागकोंडा, पालकोंडा, जावादी, सेवराय, पालनी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कर्णम और नगर। सवाल है इनके सीक्वेंस से आएंगे, और ये और पूछे जाएंगे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तो सारी जो आपको दिख रही है, ये दोनों कर्नाटक में है। ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले एरिया में होगा। और ये सॉरी कर्नाटक नहीं, ये वाला मैंने गलत बोल दिया, ये है तमिलनाडु में। और ये आपको पता है नीलगिरी कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें और मिल जाएंगी आपको। पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी घाट है वो तापी नदी, यहाँ तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको 2 भागों में बांटता है, एक होता है उत्तरी सहाद्री, एक होता है दक्षिणी सहाद्री। ये यहाँ होकर के जाता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको 2 भागों में बांटता है। इसको बोलते हैं उत्तरी सहाद्री, इसको बोलते हैं दक्षिणी सहाद्री, ठीक है ना। और उत्तरी सहाद्री की बात करें तो उत्तरी सहाद्री बेसाल्ट से बनी हुई है, जबकि दक्षिणी सहाद्री ग्रेनाइट से बनी हुई है, ठीक है ना। उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई है, दक्षिणी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कोलिंगमुख है। और नीलगिरी की घाट है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को एक जगह में जाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडाबेट्टा है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है वो अनाईमुडी है, जो अन्नाईमलाई पर्वत श्रृंखला पर है, और दूसरी है दोडाबेट्टा। पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट मैंने बता दिया कि महानदी से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है, और उत्तर से दक्षिणी नदियों का नाम आपको ध्यान रखना। ये प्रमुख रूप से भारत में प्रमुख जो पठार जो क्षेत्र था भारत का वो हो चुका है। इसके बाद भारत की प्रमुख झीलों पे जाते हैं हम, और इसके बाद भारत की नदियों पे जाएंगे। तो भारत का जो हिस्सा है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो झीलों का आपको ध्यान रखना, आपको झीलों के सवाल बहुत आते हैं। विवर्तनिक झील क्या है, जिसे कोई धरातल धंस गया और उसके बाद उसमें पानी भर गया तो हो गई विवर्तनिक झील, जैसे बुलर झील। लैगून झील है जो तटवर्ती क्षेत्रों में, जैसे ये तटवर्ती क्षेत्र है मान लें, और यहाँ पर मान लें यहाँ पर मृदा जम गई, फिर इसमें थोड़ा बहुत पानी आ गया कोई ज्वार के माध्यम से, और फिर ये बन गई, तो ये हो गई कौन सी, लैगून झील, जिसमें आपको उदाहरण है चिल्का, पुलिकट। हिमानीकृत यानी कि हिम ग्लेशियरों के पिघलने से, उनका अपरदन होने से बनती है। और वायु द्वारा, जैसे मुख्य रूप से वायु मान लें कोई क्षेत्र है, वायु द्वारा अपरदन करके मिट्टी को वहाँ इकट्ठा कर जाता है और उसमें पानी भर जाता है, तो वो होती है वायु द्वारा निर्मित। ज्वालामुखी जो क्रेटर मैंने बताया था कि ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है, मुंह होता है, वो मुख्य रूप से एक बार ज्वालामुखी आ गया, मुंह से चौड़ा खासा वो बढ़ गया,
उसके बाद कभी ज्वालामुखी नहीं आया, बरसात हुई, उस जो ज्वालामुखी का मुंह था उसमें पानी भर गया, फेस था उसका जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, उसमें पानी भर गया तो उसको झील, उसको बोलते हैं क्रेटर झील। डेल्टाई जो मुख्य रूप से विभिन्न वितरी का जो नदियाँ होती हैं जो डेल्टा में जाती है उनके बीच में बनने वाली झील है वो होती है डेल्टाई झील। अब आपको ध्यान रखना बूलर झील कहाँ पर है, ये ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील है, ये मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय पार्क है, मुख्य रूप से केवल जो राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पर मणिपुर में वो इसी में है। यहाँ पर इसको नाम बोला जाता है केवल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क है, उसमें लोकटक झील है। और इस केवल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क है ये संगाई हिरण है उनके लिए फेमस है जो डांस करते हैं, डांसिंग हिरण बोलते हैं उनको। चिल्का झील आपको पता है भारत की सबसे बड़ी खाने वाली झील है जो उड़ीसा में है, और नालावाना द्वीप इसी पे है। बेमुराद है वो केरल में है, और सांवर है वो राजस्थान में। अब ये झीलों को एक बार आप ज़रूर देख लेना सारी झीलों को कि कौन कौन सी झील कहाँ पर है। इसके बाद आता है भारत की नदियाँ, इनको ज़रूर देखेंगे अपन। इसके बाद भारत की नदियों को देखते हैं, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ। इन दोनों में अंतर क्या है कि हिमालयी नदियाँ हैं वो वार्षिक रूप से प्रवाहित होती है क्योंकि उनका जो स्रोत है जल का वो हिम ग्लेशियर है जो इसलिए निरंतरता उनकी बनी रहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वार्षिक रूप से प्रवाहित नहीं होती क्योंकि मौसमी है। अब ये तो आपको देखना है जिस तरीके से झील सिंधु नदी की बात करूँ मैं तो सिंधु नदी का उद्गम इससे होता है, सिंधु नदी यहाँ से जाती है और इसके बाद इसमें सिंधु नदी में ये 5 नदियाँ आकर के भारत से मिलती है। मीठनकोट पाकिस्तान में, और दाईं ओर मतलब जैसे ये नदी जा रही है तो इस नदी का ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो दाईं ओर से मिलने वाली इधर से आकर के मिलने वाली जो नदियाँ है उसमें होगी श्योक, काबुल और कुर्रम, और बाईं ओर से मिलने वाली सारी नदियाँ जाइए ये बाईं ओर से आकर के मिलेंगी। इनको एक बार देना, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, वेरीनाग झरने से बह कर के निकल जाती है और बाद में आपको पता है जाकर के चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम की 2 सहायक नदियाँ मिलकर के चिनाब नदी बनती है। चिनाब 2 चंद्रभागा जो सरिताएँ आती हैं बाद में किसमें कन्वर्ट जाती है चिनाब नदी में, जो जाकर के चिनाब नदी सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से आती है, ब्यास नदी ये भी रोहतांग दर्रे से आती है, सतलज की सहायक नदी है, और सतलज नदी मानसरोवर के पास जो राक्षस ताल है वहाँ से निकलती है और भारत में सिपकरा दर्रे से प्रवेश करती है। ये तो हो गया ये। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विशेषकर यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ये जो गंगा नदी निकलती है, इस गंगा नदी में ये जो मिलती है जहाँ पर 2 नदियाँ उसको क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ देखो ये सबसे पहले गंगा नदी अगर निकलेगी आपको पता है तो वो कौन से ग्लेशियर से निकलेगी। तो गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से भागीरथ के रूप में निकलती है, ठीक है ना, इधर से निकलती है वो भागीरथ के रूप में, और इधर से इसमें आकर के मिलती है ये अलकनंदा रहती है ओरिजिनल। तो इसमें धौली गंगा मिलती है, जहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा मिलती है उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। फिर इसमें आकर के मिलती है पिंड्यार, उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। फिर इसमें आगे आ जाती है तो इसमें मिलती है मंदाकिनी, उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। फिर आगे आकर के मिलती है इसमें कौन सी, इस अलकनंदा में आके मिलती है भागीरथी, और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ कर मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है ना। और यही आगे आकर के इसमें आपको पता है गंगा जब आगे जाती है तो गंगा में ये विभिन्न प्रकार की नदियाँ आकर मिलती हैं, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूंदी गंडक, ये सीक्वेंस ऐसे ध्यान रखना है आपको। और ये ब्रह्मपुत्र पहले इसी में आकर मिलती थी, और ब्रह्मपुत्र जाके मिलती है कहाँ पर, बांग्लादेश में जाके मिलती है इसमें, ठीक है ना। देखो पश्चिम, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना दाएँ से आकर नीचे से आकर मिलती है यमुना, टोंस और सोन और योगली, ये नदियाँ नीचे से आकर के मिलती हैं इसमें, हुगली और सोन और टोंस। और इसके अलावा आपको पता है सबसे ज़्यादा इन 4-5 राज्यों में होकर के बहती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की 2 धारा बढ़ जाती है, जिसमें एक धारा हुगली नदी कहती है, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब ये भागीरथी में मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा बोलते हैं, और पद्मा आगे बांग्लादेश में पद्मा नदी में मेघना नदी मिल जाती है, और इसके बाद ये संयुक्त धारा मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती है। जैसे ये आ रही गंगा नदी का एक भाग चला गया हुगली के रूप में, फिर आगे जा रही है भागीरथी के रूप में, लेकिन जैसे इसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है ये दोनों मिल जाती है कौन सी, मतलब पद्मा, और इसके बाद इसमें मेघना और आकर के मिल जाती है पद्मा के रूप में, ये मुख्य रूप से अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इसका सीक्वेंस ध्यान रखना। यमुना है उसका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी सहायक नदी ध्यान रखना कौन कौन सी है। तो चंबल इसकी सहायक नदी है, सिंध है, बेतवा है, केन है और गंगा है, गंगा में जाके मिल जाती है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद रामगंगा है, ये कन्नौज से निकलती है, गंगा नैनीताल से निकलती है, कन्नौज के पास में बहती है। फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी गंगा की सहायक नदी है, तो इनको एक बार आपको देख लेना है। घाघरा नदी के किनारे आपको पता है 3 नगर बसे हुए हैं, अयोध्या, फैजाबाद और बलिया, ये घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यमुना की सहायक नदी देखें तो चंबल यमुना की सहायक नदी है, सिंधु, बेतवा और केन, ये किसकी नायक। आपको नदियों में एक तो सहायक नदी जरूर ध्यान रखना है, किसके सवाल इससे जब आते हैं, ठीक है ना। चंबल की सहायक नदी हम देखेंगे तो बनास, छिपरा, काली सिंध, ये चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र को, तो देखो ब्रह्मपुत्र कैसे होता है। ब्रह्मपुत्र सबसे पहले दिहांग नाम से आती है अफगानिस्तान से, मतलब सॉरी चीन से, और ये आपको पता है दिहांग दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद इसमें एक संयुक्त धारा दोनों की मिलती है, दिबांग और लोहित की। जब ये दोनों धारा मिल जाती है इसमें, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। इसको आपको पता है मुख्य रूप से तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, और भारत में नमचा बर्मा पर्वत श्रृंखला से भारत में प्रवेश करती है, और इसमें फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते इसमें विभिन्न प्रकार से, इसके बाद सुबनसिरी, उसके बाद कामेंग, उसके बाद मानस, उसके बाद संकोच और तिस्ता, ये नदी ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र में की जो सहायक नदी है, उनमें अगर आप देखोगे तो दाएं सिरे से मिलने वाली नदियों में हो गई सुबनसिरी, कामेंग, ये हो गई दाएं सिरे से, ये मतलब ये ऊपर से आ रही जो ये सब दाएं सिरे की हो गई, और नीचे से आ रही है बाएं सिरे की हो गई, जिनमें आ गई लोहित, दिबांग, धनुश्री और कालंग, ये नदियाँ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता है कि माजुली द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र पर है, और जमुना हो गया ब्रह्मपुत्र पर। इसके बाद प्रायद्वीप में भारत में 2 प्रकार की नदियाँ आपको मिलेंगी, एक अरब सागर में गिरने वाली, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए एक तो, कि ये सब कैसे होंगी। इसके बाद गुजरात में भादर हो गई, सतरंजी भी गुजरात में हो गई, साबरमती गुजरात में होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी ध्यान रखना है कौन कौन सी कहाँ गिरती है, ठीक है ना। महाई नदी है, ये भी जाकर कहाँ पर गिरती है, खंबात खाड़ी में। नर्मदा नदी है, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी का अगर एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव एमपी में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में। और नर्मदा की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद तापी है, ये आपको पता है तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, और सतपुड़ा अजंता पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है। मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में बहते हुए, इसलिए इसको ध्यान रखना, नदी घाटी है, इसको इसमें होकर के भ्रंश घाटी है इन दोनों के बीच में, उसके बीच में प्रवाहित होती है। और इसका यदि हम देखें तो महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। इसके बाद मांडवी, ये कर्नाटक में निकलती है, फिर गोवा में बहती है। जोवारी, ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिमी घाट में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। शरावती, ये भी कर्नाटक में बहती है, पश्चिम बंगाल, मतलब शरावती नदी पर ही ध्यान रखना, जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर ही है। पेरियार नदी अन्नामलाई पर्वत से निकलती है, और इसे केरल की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ये केरल तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। भरत पूजा, ये भी केरल की सबसे लंबी नदी है। पंपा, ये भी केरल की नदी है। तो ये मुख्य रूप से जो नदी है, प्रमुख रूप से भारत के मुख्य रूप से दक्षिण भारत के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार की वो नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा एक चीज़ देखो, ये चीज़ें क्या है, थोड़ी फैक्चुअल है, और ये आपको देखो मैप के थ्रू मैंने जो सीक्वेंस रखा है उत्तर से दक्षिण में, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, बस जिससे आपको एक नज़र पड़ जाए, और अगर एग्जाम आए तो आसानी से आप कर पाओ। इसके बाद आती है, ये आपको पता है कहाँ पर गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली। जैसे आपको ध्यान रखना है, ये एक तो सबसे पहले सवाल यही आता है नॉर्मल सा, कि कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है या बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो ये आ गई बंगाल खाड़ी में गिरने वाली, जैसे दामोदर नदी, हुगली, स्वर्णरेखा, बेतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्यार, कावेरी, बेंगई और ताम्रपर्णी। ये नदियाँ हैं कहाँ पर गिरती हैं, ये नदियाँ सारी जो नदियाँ दिख रही है आपको, ये सारी नदियाँ मुख्य रूप से बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। इसमें लिखा है हुगली, ये पश्चिम बंगाल में निकलती है और बाद में बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको पता है गंगा की ही एक ब्रांच रहती है। दामोदर हो गई, दामोदर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार है, उसमें बहती है। बंगाल की शोक नदी बोलते हैं इसको, क्योंकि बंगाल में ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, साथ में ये बंगाल में बाढ़ का कारण भी बनती है। और भ्रंश नदी है ये। स्वर्णरेखा नदी, ये रांची के पठार में बहती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहते हुए उड़ीसा की सीमा के निकट बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। बेतरणी, ये उड़ीसा के क्योंझार जिले में है, और झारखंड और उड़ीसा में बहती है, फिर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ब्राह्मणी, ये भी उड़ीसा राज्य के अंतर्गत, इसमें 2 धाराओं में बढ़ जाती है। ये 2 धाराओं के मिलने से बनती है, कोयल और संग, ये धारा मिलती है, और जब जाकर के ब्राह्मणी नदी बनती है। फिर महानदी हो गया, ये कोयला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर गोदावरी,
गोदावरी के सहायक नदी जरूर आपको ध्यान रखना है। जैसे गोदावरी कहते हैं, पहले गोदावरी आएगी, फिर इसमें दूधवा और पूर्णा नदी आकर के मिलती है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड से। इसके बाद इसमें एक ब्रांच आकर मिलती है जिसमें 3 नदियाँ हैं, पेनगंगा, बरदा और बेनगंगा। इसके बाद इंद्रावती आती है और फिर इसमें सवार या सेलू ये नदी आकर के मिल जाती है। नीचे से इसमें एक नदी आकर मिलती है मंजरा, जो निज़ाम सागर है वो यहीं से निकलता है, निज़ाम सागर से। तो निज़ाम सागर झील यहीं पर है, मंजरा नदी के किनारे। तो ये आपको पता है इसका ओरिजिन है वो नासिक जिला त्र्यंबक की पहाड़ियों में है। इसकी सहायक नदी जरूर याद रखनी है आपको, जैसे दूधवा, पूर्णा, पेनगंगा, बरदा, बेनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, ये मुख्य रूप से दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और इसके अलावा इसे दक्षिण की गंगा या ब्रत गंगा कहते हैं। और ये किन किन राज्यों में इसका बेसिन है? बेसिन का मतलब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जहाँ जहाँ पर प्रवाहित होती है उसे बेसिन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे कृष्णा नदी, उद्गम इसका महाबलेश्वर के पास होता है। इसकी जो सहायक नदी अगर आप देखोगे तो कितनी सहायक नदी आकर के इसमें मिलती है, जैसे ये हो गई कोयना, वर्णा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, और ये तुंग और भद्रा मिलकर के तुंग भद्रा बन जाती है। ये सारी नदियाँ क्या है? कृष्णा की सहायक नदियाँ। और सहायक नदियों के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए नदियों वालों को अगर आपको याद भी नहीं है 2-3 बार इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। पेन्नार नदी तो ज़्यादा फेमस नहीं है, ये तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहती है। इसके बाद आती है कावेरी नदी। साउथ की कावेरी नदी की एक खास विशेषता है, खास विशेषता यह है कि साउथ में ज़्यादातर नदियाँ हैं वो मौसमी हैं, लेकिन कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी प्रवाहित होता है। उसका रीज़न 2 है। इसका रीज़न है कि कावेरी नदी ऐसे बहती है, कर्नाटक से निकलती है और फिर इधर तमिलनाडु के साथ पास जाते हुए ये मुख्य रूप से गिर जाती है कहाँ पर? अंडमान, सॉरी उसमें बंगाल की खाड़ी में। इसका रीज़न क्या है कि इसमें वर्ष भर इसलिए बहती है क्योंकि एक तो इसमें बरसात होती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून से इसमें बरसात हो जाती है गर्मियों में। तो ये गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से मानसून से इसमें बरसात होती है, इसलिए इसका पानी प्रवाहित होता है। और शीतकाल के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी मानसून से जो मैंने बताया था आपको तमिलनाडु में बरसात होती है, उससे भी इसमें पानी मिल जाता है, इसलिए वर्ष भर इसमें जल चलता रहता है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदी है कंबिनी, स्वर्णागति, भवानी, अमरावती, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और शिव समुद्रम जलप्रपात है उस इसी पर स्थित है। तो ये प्रमुख नदियाँ थी जो मैंने आपको अभी बताई थी, तो इनको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अलावा थोड़ा सा आपको काम देते हैं कि विश्व का जो मैपिंग है, विश्व का मैपिंग में आपको ध्यान रखना है। मैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ इसमें लास्ट में। विश्व के मैपिंग में एक तो आपको ध्यान रखना है सागर, बड़े बड़े फेमस सागर है, उनके तटवर्ती कौन कौन से देश है वो याद रखना है आपको। एक फेमस नदियाँ, और दूसरा हर महाद्वीप में कुछ देशों की लोकेशन है वो आपको एक स्पष्ट रूप से याद करनी है। और मकर रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, और भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, इनको भी आपको याद करना है। बस ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैप में देखनी है। और मैपिंग का एक सबसे बड़ा चीज़ ये होती है कि जितना हो सके आपको मैप को थोड़ा सा दिन में, थोड़ा सा नहीं, कम से कम 10 से 15 मिनट है वो मैप को दो, ठीक है ना। और करंट की कोई चीज़ आपको दिख रहा है, कोई जगह मिली है फेमस, तो उसको मैप में एक बार ज़रूर देख लें ताकि उससे आपको मैपिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरीके से हमारा जो भारत की जो भूगोल है उसमें नदियाँ हैं, झील हैं, सारी चीज़ें हमने आज कंप्लीट कर ली है। अगर टाइम रहेगा तो वर्ल्ड की मैपिंग की कुछ चीज़ें हम लेके आ जाएंगे, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने बताया गया उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। इसी के साथ हमारी ये ज्योग्राफी है, जितना विदिन टाइम हो पाया उस टाइम में हमने इसको कोशिश की करने की। अगर आपके इस चीज़ में से कोई भी समझ में नहीं आता है या आपको लगता है मेरी आवाज़ थोड़ी मैं क्या जल्दी में बोल देता हूँ, तो आप इसको थोड़ा स्लो कर लें, आराम से रुक के देखें, आराम से देखें। ज़्यादा कोई बड़ा वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन जो जो चीज़ मैंने आपको इंडिकेट की है कि इनको ज़्यादा हाईलाइट करना है, इनको ज़्यादा देखना है, उनको थोड़ा सा फोकस कर लेना। हालांकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी रखी होंगी, कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन मैंने बताया कि पैटर्न किस तरीके से रहता है सवाल का पीसीएस में और यूपीएससी में। पीसीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये, यूपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसमें इतनी फैक्चुअल है, जो इंडिया की ज्योग्राफी पूरी कवर हो गई इसमें। नदियाँ, झील है ना, सारी चीज़ें, पहाड़ियाँ हैं, भारत में पर्वत है ना, दर्रे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई है। तो ये भारत के मैप से आपको इसको ध्यान रखना, जब भी पढ़ो तो मैप का यूज करते हुए इसको पढ़ो ताकि आपको ये याद रह जाए। इसी के साथ हम ज्योग्राफी इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।